तो चलिए इस पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं कौन से वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखता हूँ और क्या फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ टेक्निकल से काम हो जाएगा, इसका भी मैं आंसर करूंगा लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको लास्ट में रुकना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मेरा जो फंडामेंटल देखने का जो चेकलिस्ट है ना, वो बहुत लंबा नहीं है कि मैं सारे रेशियोज खोल के देख रहा हूँ, पूरा एकदम बैलेंस एकदम डिटेल सीए की तरह स्टडी कर रहा हूँ। मेरा वो आदत नहीं है। मेरा कुछ 7-8 चेकलिस्ट है जिसमें से बहुत बेसिक बेसिक है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि कंपनी का मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई 1,000 करोड़ का कंपनी है उसमें हम पैसा लगा दिए, बिकॉज अगर कंपनी का पूरा मार्केट कैप ही 1,000 करोड़ है तो आप सोचो ना कि उसको तो 10 बढ़िया बढ़िया ट्रेडर मिलके मैनिपुलेट कर लेगा। ठीक है, तो मेरे को वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल शौक नहीं होता, खास करके लॉन्ग टर्म में जिसका मार्केट कैप बहुत कम हो। ठीक है, अच्छा मार्केट कैप रहता है तो मैनिपुलेशन के चांसेस घट जाते हैं। उसके बाद कंपनी का जब मार्केट कैप खत्म होता है तो कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप खोलते हो तो कंपनी का टोटल जो एसेट होता है वो लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। ये बेसिक है कि अगर आपके पास लायबिलिटी ज्यादा है इट मीन आप कर्जे में हो। आप कर्जे में हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप, क्योंकि डेट एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आपका टोटल एसेट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू टोटल लायबिलिटी। ये बेसिक फंडा होता है बिजनेस का कि अगर आपके एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से तो आज नहीं तो कल आप कर्जा चुकाने के, आज अगर आपका बिजनेस बंद होता है तो क्या आप कर्जा चुका पाओगे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज्यादा एसेट्स है, लायबिलिटी कम है, तो आपका आज का आज कर्जा खत्म हो सकता है। ठीक है, इसमें एक और एस्पेक्ट होता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास कर्जा 1,000 करोड़ का है, उसका कैश फ्लो 2 करोड़ का है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको कर्जा चुकाने में, वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाएगी। हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जितना डेट ली है उसके आसपास ये थोड़ा सा कम रहेगा फ्री कैश फ्लो तो भी चलेगा। बिकॉज इन अ केस ऑफ कि अगर कोई इकोनॉमिक साइकिल खराब हुआ या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व्स नहीं रहेगा उसके बुक्स में, तो वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो बिजनेस को रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कभी कभी कैश बर्न करना पड़ता है बिजनेस को टिकाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 50% होना चाहिए। ऑल्दो ये सारे केसेस में वेरी, मतलब हर केसेस में नहीं है, बट हाँ, अगर 51% से ज़्यादा होल्डिंग रहता है तो मेरे को अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना। बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में तो एक स्लैब बनाया हुआ है कि आप 25% से ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ कुछ सेक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं है, बट मेजोरिटी मैं चाहता हूँ कि हाँ कंपनीज में प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए। बिकॉज एक तो ओनरशिप का भी इशू है, इन्वेस्टर ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते आपके बिजनेस में। एंड अगर आपके पास एक सब्सटेंशियल स्टेक होता है, मोर देन 50% होता है, तो आप भी बिलीव रखते हो अपने बिजनेस पे, इसलिए आपके पास इतना स्टेक है। वरना बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आपको मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे प्रमोटर के पास 3% स्टेक है पूरे कंपनी का, 95% 97% स्टेक इन्वेस्टर के पास है। तो कहीं ना कहीं तो वो इन्वेस्टर चला रहा है बिजनेस को, जो प्रमोटर है वो चला कहाँ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं, मेरा एक छोटा सा और होता है कि यार जिस कंपनी में मैं डाल रहा हूँ उस कंपनी में एफआई का पैसा लगा होना चाहिए, डीआई का पैसा लगा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का भी कुछ स्टेक होना चाहिए। बिकॉज मेरा बिलीव है कि यार जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं हो सकता है वो लोग देख लें। हो सकता है उनके पास ऐसा कुछ डाटा हो, ऐसा कुछ चार्ट हो, ऐसा कुछ स्टडी हो, उनके पास कुछ ऐसा इंसाइडर इन्फॉर्मेशन हो जो उनको दिख रहा है मेरे को नहीं दिख रहा है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो बड़ी मछलियां हैं मार्केट में मैं उनके पीछे रहूँ। मुझे आगे जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे नया रिलायंस ढूंढने का कोई शौक नहीं है। मैं जो एग्जिस्टिंग रिलायंस है उसी में खुश हूँ, वही मेरे को अच्छा प्रॉफिट बना के देती है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा एक चेकलिस्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे एफआई का पैसा लगा होना चाहिए, डीआई का भी पैसा लगा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का भी कुछ स्टेक होना चाहिए। अगर ये तीनों का पैसा नहीं है मैं इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। ये तो मेरा बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर ये तीनों का पैसा नहीं लगा रहता है मैं इन्वेस्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, फिर मेरे कुछ फेवरेट सेक्टर्स भी हैं, वो कभी लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मैं 2-3 सेक्टर पे कभी पैसा नहीं लगाता जो आज के सिनेरियो में फेवरेट्स ऑफ फेवरेट्स है सबके, बट मैं नहीं लगाता। ठीक, मैं नाम ले लेता हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा बेयरिश हूँ, आईटी सेक्टर में मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ। अब बहुत लोग इस पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, बट है ना, अपना अपना सबका आइडिया होता है। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव ना कि आईटी इज द ग्रोथ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है आने वाले टाइम में, आईटी सेक्टर इज बाउंड टू बी ग्रो। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो कंपनी रन कर रही है ना आईटी फील्ड में, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो आई एम हार्डकोर बिलीवर कि आईटी सेक्टर, आईटी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आईटी इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। बट द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज रनिंग इन इंडिया इज नॉट द फ्यूचर ऑफ आईटी, व्हाट आई बिलीव। ठीक है, एंड फाइनेंस सेक्टर मेरे को लिटरली पसंद नहीं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन डेट्स। और मुझे वो बिजनेस पसंद नहीं है जो डेट के ऊपर पूरा अपना गेम प्ले करता है। तो इसलिए ये दो रीजंस मैंने आपको बता दी। बिकॉज अब इस पे बहुत लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट सबका इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग होता है।
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी 4-5 चेकलिस्ट बता दी। अब आपके सामने एक कंपनी में एनालाइज करके बता देता हूँ कि मैं कभी भी स्टेक लेने से पहले, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म में डाल रहा हूँ तो मैं उसको कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल रखूंगा, मिनिमम 5 साल रखूंगा। तो मैं क्या देखता हूँ, 5 साल अगर मैंने पैसा कहीं लगाया है, बहुत लंबा टाइम है और अच्छा पैसा भी लगता है, तो मैं क्या देखता हूँ, तो इस केस में मैं एक बहुत फेवरेट स्टॉक देखूंगा आप लोग सबका, एफएमसीजी स्टॉक है। आई थिंक बहुत स्टेबल सेक्टर है, कभी ज्यादा हिलता मतलब हाथी की तरह होता है, मार्केट क्रैश में भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, ग्रोथ में भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, बहुत धीरे धीरे अपना ग्रो करते रहता है। तो आज हम लोग आज के केस में हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख रहे होंगे। पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इट वाज ऑफ कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,74,499, मतलब राउंड फिगर 4,75,000 के आसपास आप मान सकते हो। इनका मार्केट कैप है इन सीआर में है, ठीक है, 4 लाख का नहीं है, 4,74,000 करोड़ का है, ठीक है। तो मार्केट कैप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किस सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में। अब हम लोग इसका एक पर्टिकुलर एनालिसिस कर लेते हैं। अब मैंने बोला कि मेरे को कंपनी का जो बुक्स है, बैलेंस शीट है, उसमें हमको थोड़ा बहुत कैश दिखना चाहिए, कि हम लोग के पास कैश रिजर्व होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कैश फ्लो पे आते हैं, तो देखते हैं कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं। देखो फ्री कैश फ्लो वाला सेक्टर पे आप जाओगे तो आप देखो 2000 लगभग 12 से इन्होंने अपना फ्री कैश फ्लो मेंटेन करके रखा है। और एफएमसीजी जितने भी स्टॉक्स है ना एफएमसीजी के, उसमें आपको फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। यही एक साइन है कि ये लोग हर साइकिल में सर्वाइव कर जाते हैं। आप जाके देखना, कोविड के टाइम पे भी इन लोगों ने इतना हिट नहीं लिया था, क्योंकि इन लोगों के पास कैश इतने थे कि सस्टेन कर सकते थे, ठीक है। तो आप देखो फ्री कैश कहीं भी आपको निगेटिव नहीं दिखेगा, हर जगह ये लोग मेंटेन कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कोविड की वजह से मे बी हिट लिया हो इन लोगों ने, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका फ्री कैश फ्लो। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी के बुक्स में पैसे हैं, एसेट्स इनके पास पहले से ही हैं, कैश रिजर्व्स हैं इनके पास, ठीक है। तो पहले कैश फ्लो देख लिया। अब बैलेंस शीट में मैं क्या देखता हूँ कि इनके पास टोटल एसेट कितना है और टोटल करेंट लायबिलिटी कितना है, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी इज अबाउट 21,000 करोड़ का इन लोगों के पास लायबिलिटी है। ये लोन्स के रूप में हो सकता है और भी बहुत सारे रूप में हो सकता है, ठीक है। जो टोटल एसेट है इन लोगों के पास 68,000 करोड़ का है। तो एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, ये बेसिक है। जब आपके पास अगर एसेट ज़्यादा है, आपके ऊपर लायबिलिटी कम है, तो आप टेंशन फ्री हो, आप आराम से बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी है इन लोगों के पास, तो मतलब दिक्कत नहीं आने वाला कहीं, ठीक है। तो ये एक और पॉजिटिव साइन हो जाता है आपको। अब देखो बहुत ज्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं है कि आप खोल के ये सब भी देख रहे हो, इस पे कितना प्रॉपर्टी पे ये वो फलाना ढिमकाना, क्या मतलब है, ठीक है। बाकी कुछ उल्टा सीधा होगा तो टेक्निकल चार्ट पे हम लोग देख लेंगे, है ना, क्योंकि वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स। कुछ भी कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ कटेगा, लाइन ट्रेड लाइन कटेगा, तो वहां हम लोग को इंडिकेशन मिल जाएगा आगे। फिर फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत बता देता है आपको कि अगर टेक्निकल खराब होने लगता है ना, तो फंडामेंटल पे भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल आपको लॉन्ग रन बताते हैं कि हाँ कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है ऐसा है, तो इसके बिहाफ पे प्रोडिक्शन कर सकते हो। बाकी आप टेक्निकल पे देख लो, ठीक है। बाकी चार्ट पैटर्न्स सब कुछ आपको एकदम, प्राइस जो होता है ना किसी भी कंपनी का, जो प्राइस होता है वो चिल्ला चिल्ला के आपको हर चीज बता रहा होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या कर सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए, तो हम लोग आ जाते हैं कैश फ्लो में। मैंने दिखा दिया पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो आप देखो थोड़ा बहुत। मैं देखता हूँ, मुझे और नेट नेट चेंज इन कैश ये सबसे कोई मतलब नहीं, वर्किंग कैपिटल है नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे को मतलब है कि कंपनी के पास कैश है कि नहीं, रिजर्व में कैश होना चाहिए। बाकी कंपनी धंधा कर लेगी, हमको ही पता है, ठीक है। तो 5,000 करोड़ इन लोगों के पास फ्री कैश फ्लो रिजर्व में पड़ा हुआ है, इनके बुक्स में पड़ा हुआ है कैश, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं, तो इनका जो लायबिलिटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितना इनके पास एसेट्स है। टोटल एसेट्स इनके पास 68,000 करोड़ के है, लायबिलिटी इनके पास लगभग 21,000 करोड़ का लायबिलिटी है। तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग है। अगर इनका इनकम देखो तो इनकम भी थोड़ा बहुत देखो, मैं ये सेक्टर बिल्कुल नहीं खोलता, ठीक है, कि इनका रेवेन्यू कितना है, मुझे प्रॉफिट से लिटरली कोई लेना देना नहीं। अगर कोई कंपनी अपना कैश को अगर मेंटेन कर पा रही है, मेरा अपना मानना है कि कैश मेंटेन कर पा रही है और एसेट लायबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो आज नहीं तो कल वो कंपनी ग्रो कर जाएगी, प्रॉफिट भी कमा लेगी, ठीक है। बाकी और भी चीज़ है जो आपको देखना है, बट हाँ आप चाहो तो देख सकते हो कि नेट इनकम इनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होता है। बाकी ईपीएस डीपीएस पे आउट रेशियो पे बिट्टा बिट्टा ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। दिमाग खराब हो जाएगा और खोलोगे तो लगेगा अरे ये सब क्या है, ये पूरा रेवेन्यू कॉस्ट है, फ्यूल का कितना, इसका उतना, दिमाग खराब हो जाएगा लिटरली। तो आप इन सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कुछ नहीं मिलना है इस सबसे, लिटरली कुछ नहीं हासिल होता है, ठीक है। आप देखो कंपनी मुनाफा कमा रही है कि नहीं, बेसिक काट छाट के तो यही है ना। आपको पैसा कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो अब लास्ट में देखो ना कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है आपको पैसा मिलना है, कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करते जा रही है आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ते जाएगा, सिंपल।
कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी का एसेट ज्यादा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्यों देखना है 75 को रेशियो और दिमाग खराब करना है अपना। ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा बहुत देख लो, क्या रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रही है, ये भी थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है कि कितना धंधा ग्रो हो रहा है कि घट रहा है, क्योंकि रेवेन्यू इस कितना का वो उन्होंने टर्नओवर किया पूरे ईयर में। नेट इनकम आप देख सकते हो 2018 में 5,000, 6,000, 6,000 एंड 7,000, तो धीरे धीरे इन लोगों के अपना नेट इनकम बढ़ा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, और हाँ, होल्डिंग्स पे मैंने बात किया था, आप होल्डिंग्स पे आके देखो कि प्रमोटर का होल्डिंग है कि नहीं। ठीक है, डीआई, एफआई और म्यूचुअल फंड, ये तीनों का पैसा लगा हुआ है कि नहीं, बिकॉज मैं अकेले मरना नहीं चाहता मार्केट में। अगर लॉस होगा तो भैया सबका होगा, एफआई भी डूबेगा, डीआई भी डूबेगा, म्यूचुअल फंड भी डूबेगा, तो हम डूबेंगे। हमको अकेले मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे नया रिलायंस नहीं ढूंढना, मुझे उन कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज से 10 साल पहले आप रिलायंस पैसा लगाए होते तो करोड़पति हो जाते। हमको नहीं बनना है। ठीक है, हमको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, एंड आई लाइक स्टेबल ग्रोथ, क्योंकि मुझे पता है कि एक साल में 100% का रिटर्न आ जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो 15%, 18% जो ये लोग बड़े बड़े लोग मेंटेन कर पा रहे हैं ना, ये मेंटेन करना बहुत टफ होता है। जो लोग ये मेंटेन कर गया ना, कंपाउंड इफेक्ट आ जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे एट द एंड। ठीक है, पर ऐसे चिन्नी मिन्नी कुछ कंपनीज में लगा के पैसा, एक बार को 100% रिटर्न लेके अगले बार आप पैसा देने ही वाले हो। ठीक है, पूरा देने वाले हो। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा फिर से टॉपिक से डेविएट हो गए, तो हम लोग आते हैं। अगर देखो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 61% का होल्डिंग है, मतलब पूरा पूरा कंट्रोल प्रमोटर का है। म्यूचुअल फंड का भी कुछ स्टेक है। ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी एक अच्छा स्टेक ले रखा है, डीआईआई। ठीक है, एफआईआई का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, और रिटेल भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत घटा रही है, बट वैसा कुछ खास इन्होंने नहीं घटाया। अगर आप ये देखो तो थोड़ा बहुत वो पैसा निकाल रहे थे, बिकॉज कोविड के टाइम पे ये एक अकेला ऐसा बिजनेस था जो स्टेबल खड़ा था, तो उनको लग रहा था कि कहीं ये भी डाउन ना हो जाए। तो बाद में देखो ये बढ़ाना चालू कर दिया, अगर 3.95 से ही घटाते घटाते 3.6 तक आए थे, फिर दिसंबर 2021 में इन्होंने अपना स्टेक लेना चालू कर दिया। तो म्यूचुअल फंड ऐसा काम करते रहते हैं, उनका ही ना एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, क्योंकि उनके हाथ में नहीं होता ना। आप ये भी तो देखो, म्यूचुअल फंड के हाथ में नहीं होता एंट्री एग्जिट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि भाई पैसा मिला तो उसको लगाना ही लगाना है, उसको कैश रखने का अलाउ ही नहीं है, वो कैश नहीं रख सकता, उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। और हम लोगों ने बोला मेरा पैसा लौटाओ, उन लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा निकालना ही पड़ेगा। तो एफएमसीजी से वो लोग निकालना पसंद करते, बिकॉज दे थिंक कि यार ये जो एफएमसीजी सेक्टर है बहुत तेजी से भाग भी नहीं सकता, बहुत तेजी से गिर भी नहीं सकता, तो वो लोग थोड़ा बहुत निकालते हैं, किसी भी ऐसे साइकिल हिट आता है तो लोग निकालते हैं। तो ये उसी का असर है, बाद में देखो फिर बढ़ा रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। एक प्रमोटर के पास होल्डिंग भी है। अगर आप और ट्रैक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे करके देख भी सकते हो। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में एक एक भी चेंज नहीं किया, ये लोग आपस में खेल रहे थे। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग इंटैक्ट है। इट मीन्स प्रमोटर को अपने बिजनेस पे पूरा पूरा विश्वास है। प्रमोटर 51% से नीचे जाता है, मुझे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इफ प्रमोटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर बिजनेस और हिज बिजनेस, वाई आई एम टेकिंग एन इंटरेस्ट इन हर और हिज बिजनेस। उसको अपने धंधे पे विश्वास नहीं, तो मैं कौन होता हूँ उसके धंधे पे विश्वास करने वाला, मैं तो कर भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट अगर मुझे करना है किसी कंपनी में तो देखने के लिए। ठीक है, और मैं कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, और मुझे पसंद भी नहीं है वो 4-5 फिगर ईपीएस भी आता, सब कुछ है, मैं वो भी देख सकता हूँ, बस मुझे ना चीज़ों को आसान रखना पसंद है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है, एंड कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है, और एक जनरल आइडिया कि फंडामेंटली कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, ये आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, आप कमेंट करके बिल्कुल बताना, और अपना आइडिया शेयर करना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मैं लाता रहूँगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग। बाय बाय।